नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैक्स वेबर की थ्योरी शक्ति एवं सत्ता के बारे में। पिछला वीडियो में हमने सामाजिक क्रियाओं का सिद्धांत पढ़ाया है और जिसमें सामाजिक क्रियाओं के प्रकार जो भी हैं उसको बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है शक्ति एवं सत्ता के बारे में, नौकरशाही के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नौकरशाही और सत्ता एवं शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। सत्ता के कौन कौन से प्रकार हैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शक्ति एवं सत्ता। मैक्स वेबर की थ्योरी है शक्ति एवं सत्ता। तो ये मैक्स वेबर जो है शक्ति का प्रयोग समाज की संरचना को स्पष्ट करने के लिए किया है। मैक्स वेबर ने शक्ति एवं सत्ता का प्रयोग किस लिए किया है? तो समाज की संरचना को स्पष्ट समझने के लिए किया है। वेबर के अनुसार शक्ति क्या है? वेबर के अनुसार शक्ति सामाजिक संबंधों की एक पहलू है। क्या है? सामाजिक संबंधों की एक पहलू है। इसका संबंध एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के आचरण पर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के आचरण पर अपनी इच्छाएं थोपने की संभावना से है। शक्ति का अस्तित्व जो है, शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अंतःक्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? अंतःक्रिया में होता है। और यह असमानता की स्थिति पैदा करता है। एक शक्ति दिखाने वाला होगा और एक उस पे जिस पे थोपा जा रहा है, वो दो स्थितियां होंगी। क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वह दूसरे के ऊपर क्या करेगा? अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, उस पर अपनी इच्छाओं को थोपेगा। यानी कहने का मतलब है कि मैक्स वेबर जो है शक्ति को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर जो इंसान है वो चाहे कितना भी प्रतिरोध करे, लेकिन उसके ऊपर अपनी इच्छाएं, जिसके पास शक्ति है वो अपनी इच्छा दूसरे पर थोप सके, उसे ही शक्ति कहते हैं। तो इतना समझ गए आप लोग कि शक्ति किसे कहते हैं। चलिए शक्ति के बारे में और है शक्ति का प्रभाव जो है, शक्ति का प्रभाव अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो सकता है। यानी कि शक्ति का प्रभाव जो है सिर्फ नकारात्मक भी नहीं होता है, वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोप रहे हैं तो वो गलत ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी सकारात्मक भी होता है और कभी नकारात्मक भी होता है। तो वेबर की मान्यता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, जैसे युद्ध क्षेत्र, राजनीति, बाजार, भाषण मंच या किसी सामाजिक समारोह या खेलकूद या वैज्ञानिक संगठनों या परोपकार की गतिविधियों में शक्ति का प्रयोग जो है अलग अलग होने की संभावना होती है। यहाँ पे भी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, युद्ध क्षेत्र में हो, राजनीति में हो या बाजार में हो, समारोह में हो, खेल कूद में हो, इन सब में भी शक्ति का प्रयोग होता है। किसी मतलब कहीं पे परोपकार कर रहे हैं किसी का, या कोई वैज्ञानिक संगठन हुआ, तो सब में इसमें शक्ति का संभावना होता है। तो शक्ति भी दो प्रकार का होता है। शक्ति भी मैक्स वेबर ने दो प्रकार के बताए हैं। कौन कौन सा? तो एक वैध शक्ति और एक अवैध शक्ति। वैध शक्ति और एक अवैध शक्ति। तो वैध शक्ति क्या होता है? जब शक्ति को वैधता मिल जाती है, जब शक्ति को वैधता मिल जाती है तो क्या हो जाता है? वही सत्ता कहलाता है। यानी कि जिसके पास शक्ति है उसको दूसरे के ऊपर आरोपित करने की एकदम कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से उसको क्या वैधता मिल जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। तो सत्ता के भी दो पक्ष होते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के भी दो पक्ष बताए हैं। पहला बताया है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक स्वामी होते हैं और एक अधीनस्थ होते हैं। स्वामी किसे कहेंगे? जिसे आदेश देने की शक्ति प्राप्त हो।
इसमें भी दो पक्ष होंगे ना, एक मतलब कहने वाला और दूसरा मानने वाला। तो जिसे आदेश देने की शक्ति प्राप्त हो उसे स्वामी कहते हैं, और जो शक्ति को मानने के लिए बाध्य होता है उसे अधीनस्थ कहते हैं। अर्थात प्रभुत्व में आदेश देने वाला और प्रभुत्व यानी कि सत्ता, इसमें क्या होता है कि आदेश देने वाला और आदेश मानने वाला दो पक्ष होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह शक्ति जिसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे सत्ता कहते हैं। जिसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, सत्ता कहेंगे। यानी कि वैधता के उपस्थिति और अनुपस्थिति में हम समझ सकते हैं किसको, शक्ति और सत्ता को। अगर वैधता नहीं है तो वो शक्ति कहलाया जाएगा, और जिसमें वैधता है उसे सत्ता कहेंगे। तो यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए दिया गया है कि सत्ता किसे कहेंगे। सत्ता जिसमें शक्ति प्लस क्या होगा, वैधता। जिसमें शक्ति प्लस वैधता हो इसी को सत्ता कहेंगे। तो ये वैधता भी दो प्रकार का होता है। वैधता भी जो है ये दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा औपचारिक या तार्किक, और एक हो जाएगा अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के वैधता भी होता है। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है। इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है, जिसमें है पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक सत्ता। तो इसमें मैक्स वेबर जो है वो इसको पारंपरिक सत्ता और करिश्माई सत्ता इसे क्या कहते हैं। जैसे कि ये औपचारिक और अनौपचारिक मतलब क्या होता है। औपचारिक जो लिखित हो, जो संविधान द्वारा कानून द्वारा लागू होता है उसे औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक जो परंपराओं द्वारा सामाजिक तौर पर जो अलिखित हो उसे अनौपचारिक कहते हैं या अतार्किक कहते हैं। तो इसमें पारंपरिक और करिश्माई सत्ता को ये कहते हैं अनौपचारिक। क्या कहते हैं, अनौपचारिक। और जो ये तार्किक सत्ता है इसे औपचारिक कहते हैं, इसे औपचारिक कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि मैक्स वेबर ने पहले दो सत्ता को अनौपचारिक सत्ता कहा है और तार्किक सत्ता को क्या कहते हैं, औपचारिक सत्ता कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। करिश्माई सत्ता और पारंपरिक सत्ता और तार्किक सत्ता के बारे में क्या है ये, और एग्जामों में पूछा जाता है और इसके उदाहरण भी दिए जाते हैं। उदाहरण दे करके पूछा जाता है कि ये किस टाइप का सत्ता या शक्ति है। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग बिना स्किप किए हुए। तो करिश्माई सत्ता सबसे पहले जानते हैं। करिश्माई सत्ता या चमत्कारी सत्ता, इसे करिश्माई सत्ता भी बोलते हैं और चमत्कारिक सत्ता भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, यह व्यक्तिक और अस्थायी होता है। यह व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति के अंदर व्यक्तिक होता है और अस्थायी होता है, ये अस्थायी नहीं होता है। करिश्माई नेतृत्व का एक व्यक्ति जो होता है इसका नेतृत्व करता है, जिसका आधार उसके असाधारण गुण होता है। ये करिश्माई सत्ता जिसके पास रहता है वो किस कारण रहता है, तो वो एक असाधारण गुण के कारण। ये गुण उसकी शक्ति होती है। ये गुण जो है जो इसके पास करिश्माई सत्ता है, ये गुण जो है इसकी शक्ति होती है। जब ऐसे नेतृत्व में असाधारण गुण जो लुप्त हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है, तो यह नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जो है समय के गत में खो जाता है। यानी कि वो उसका क्या हो जाता है, मतलब वो डाउन में जाने लगता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। जैसे आप लोग उसको समझ सकते हैं, आसाराम बापू को। चलिए आगे देखते हैं। इसकी प्रवृत्ति इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, अस्थायी होती है। क्योंकि क्या हो जाता है, इसका अगर गुण कम होने लगता है, क्षय होने लगता है, तो ये समय के गर्त में खो जाता है। आगे और जानते हैं। जब करिश्माई सत्ता का अंत हो जाता है,
जब ऐसे करिश्माई सत्ता वाले व्यक्तित्व का अंत हो जाता है, उसमें जो गुण रहता है उसका अंत हो जाता है, तो उसके अनुयायी को कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी न किसी संगठन का निर्माण किया जाता है। यानी कि वो व्यक्ति अगर उसमें ऐसी कोई क्षमता नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी उसका एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसे मैक्स वेबर ने करिश्मा तथा चमत्कार का समानीकरण कहते हैं। करिश्मा तथा चमत्कार का क्या कहते हैं? समानीकरण कहते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्त मतलब जो भी धन दौलत है उसकी ज़रूरत होती है किसी भी संगठन को चलाने के लिए, जिसकी पूर्ति वहाँ पे किस चीज़ से होगी? उसकी पूर्ति तो दान दान जो होता है वो भेंट या कोई किसी से मतलब ट्रस्ट द्वारा किसी से मिलता है सहयोग से ये चलता है। अब ये करिश्माई नेतृत्व का जो उत्पत्ति होता है वो कैसे होता है? कैसे अचानक कोई ऐसे व्यक्तित्व वाला इंसान आ जाता है? तो ये क्या होता है? इसकी उत्पत्ति जो होती है संकटपूर्ण स्थितियों में होती है। कब होता है? संकटपूर्ण स्थितियों में होती है, या जब भी कठिनाइयाँ ही इसका करिश्माई नेतृत्व को पैदा करती है। जब भी कोई कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ पे कोई अगर सहायता करने आता है, सब समाज के पूरे लोगों को प्रभावित करता है, अपनी ओर आकर्षित करने की उसमें क्षमता होती है। तो ऐसे इनमें क्या होता है? पैगंबर होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, या महंत लोग होते हैं, जादूगर होते हैं, कोई कोई राजनीतिज्ञ जैसे गांधी जी को ले लीजिए, उनमें असीम क्षमता थी दूसरों को आकर्षित करने की। और कोई चिकित्सक भी ऐसा चिकित्सकों को भी इसमें रखा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है? ऐसे लोगों को ये सत्ता करिश्माई सत्ता जो है इन लोगों में होती है। ये करिश्माई नेतृत्व वाले लोगों के कुछ लक्षण बताए गए हैं जो एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि ये कब कब इनमें क्या क्या लक्षण होता है? तो ये आपात स्थिति में उत्पन्न होते हैं। ये असाधारण शारीरिक और मानसिक लक्षणों से युक्त होते हैं। करिश्माई नेतृत्व के व्यक्ति क्या होते हैं? असाधारण शारीरिक और मानसिक लक्षणों से युक्त होते हैं, और इनकी प्रवृत्ति जो होती है अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है कि मतलब हमेशा वो बना रहे। और अगला इनका लक्षण ये होता है कि ये करिश्माई नेता जो है बहुत महान भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बहुत बुरे, यानी कि बहुत कुख्यात भी हो सकते हैं। और इनमें और एक लक्षण पाया जाता है, ये सामूहिक उत्तेजना का काम करते हैं। ये इसमें सामूहिक उत्तेजना का क्षमता होती है, और ये क्रांतिकारी और अतिवादी दृष्टिकोण रखते हैं। ये इनके लक्षण हैं। तो चलिए करिश्माई नेता समझ गए आप लोग। तो आगे देखते हैं परंपरागत शक्ति। शक्ति या सत्ता। परंपरागत शक्ति या सत्ता क्या है? तो परंपरागत जो शक्ति है इसका आधार पुत्रीय होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसलिए इसका जो आधार होता है क्या होता है? पुत्रीय होता है। इस प्रकार की शक्ति को वैधता परंपराओं द्वारा मिलती है। किससे मिलती है? परंपराओं द्वारा। परिवार में पिता या मुखिया की सत्ता या पुरोहित की सत्ता क्या होता है? ये परंपरागत प्रभुत्व का ये उदाहरण है। आदिम समाज में जब होता है, आदिम में सरल समाज में, तो परंपरागत सत्ता का महत्व अधिक होता था। पहले के आदिम समाजों में ये परंपरागत सत्ता का बहुत ही महत्व हुआ करता था। तो परंपरागत सत्ता जो है ये जनता एवं सत्ता के बीच का संबंध जो होता है पीढ़ियों से चला आ रहा है। जब मतलब ये जो सत्ता है वो परंपरा बहुत पहले से प्राचीन है, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और जनता लोगों और सत्ता के बीच में संबंध जो है पीढ़ियों से चला आ रहा है। क्योंकि सत्ता एवं जनता के पूर्वज के बीच भी संबंध क्या थे? यही थे।
जो आज हैं, और उन पर इसलिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब जो परंपराएं हैं वो चलती आ रही हैं कि मुखिया के बेटा मुखिया बनेगा, पुरोहित का बेटा जो है बाद में बड़ा होकर के वो भी पुरोहित बनेगा। तो ऐसा सत्ता चला आता है। तो उसमें उस व्यक्ति की अपनी कोई इच्छाओं का आरोपित करने के लिए अधिक परंपराओं से प्राप्त होता है। अधिकार उसे कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब अपना जो शक्ति या सत्ता का प्रयोग करने के लिए उसे कहाँ से अधिकार मिलता है, तो ये परंपराओं से ही मिल जाता है। इस प्रकार के सत्ता जो है लंबे समय तक चलती है। इस प्रकार का सत्ता लंबे समय तक चलती है, जैसे कि इंग्लैंड की रानी हो गई, या परिवार में पिता का जो सत्ता जो होता है, पितृसत्ता होता है वो, या जनजातियों का प्रमुख जो होता है उसमें भी ऐसे पारंपरिक तौर पर एक दूसरे से उसको सत्ता मिलती जाती है। चलिए अगला तीसरा देखते हैं हम लोग, विधिक या तार्किक सत्ता। तो विधिक या तार्किक सत्ता जो है वो देश या समाज में संविधान या कानून के द्वारा लागू होता है। यह सत्ता जो है देश या समाज में संवैधानिक या कानून से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? पारंपरिक सत्ता वाले अपने परिवार से, उनको पूर्वजों द्वारा ही वो अधिकार मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, संविधान या कानून से इसको शक्ति प्राप्त होती है। विधिक तार्किक सत्ता इसे ही कहते हैं। तो इस सत्ता का प्रावधान जो है सामाजिक लक्ष्यों और साधनों के बीच तार्किक संबंधों द्वारा, कहाँ सामाजिक लक्ष्य और साधन के बीच में तार्किक संबंधों द्वारा किया जाता है। इस सत्ता के बीच जो होता है, इस सत्ता में कि कोई व्यक्ति या परंपरा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। इसमें एक व्यक्ति या परंपराओं का इसमें कोई महत्व नहीं होता है, जबकि क्या होता है कि नियम इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नियम ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे मूलतः यह होता है कि नियमों का शासन होता है। यहाँ पे जो भी नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार ये चलता रहता है, जिसे नियमों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो है वही संचालित करता है। इस सत्ता का चयन जो है, इस सत्ता में जिसका चयन हम कर रहे हैं या उसका निष्कासन, चयन या निष्कासन मतलब भर्ती हो रहा है या उसे बाहर निकाल रहे हैं, ये किसके आधार पर होता है? तो नियमों के आधार पर होता है। किन नियमों के आधार पर? तो ये संवैधानिक और कानूनी आधार पर उनको ये सब किया जाता है, भर्ती किया जाता है या निष्कासन किया जाता है। तो नौकरशाही भी इसी प्रकार की सत्ता है। नौकरशाही जो वर्तमान जटिल समाज में इस प्रकार की सत्ता का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं ये नौकरशाही क्या है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मैक्स वेबर का नौकरशाही। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि नौकरशाही एक आधुनिक अवधारणा है। क्या है? आधुनिक अवधारणा है जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समाज में सबसे पहले अस्तित्व में आया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है नौकरशाही का प्रयोग ये डी गोर्नो ने किया था, और समाजशास्त्र में इसका प्रयोग मैक्स वेबर करते हैं। नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसकी बुनियाद जो है युक्ति संगत सिद्धांतों पर आधारित होता है। अधिकारी तंत्र का संगठन और इसके कामकाज करने की पद्धति क्या होता है? अवैयक्तिक नियमों पर चलता है। ये सिर्फ वैयक्तिक नहीं होता है, ये अवैयक्तिक होता है। जैसे मैक्स वेबर कहते हैं कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को एक लोकतंत्र का आदर्श प्रारूप माना है। इसे लोकतंत्र का आदर्श प्रारूप मानते हैं। और वेबर के शब्दों में अगर कहें तो नौकरशाही क्या है? नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है। ये नौकरशाही जो है एक प्रशासकीय संगठन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें विशेष योग्यता या निष्पक्षता द्वारा तथा तटस्थता आदि के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें जो है योग्यता, निष्पक्षता और तटस्थता ये इसके लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात क्या होता है कि कार्यालय का तंत्र,
अर्थात नौकरशाही को क्या कहा जा सकता है? कार्यालय का तंत्र या शासन कहा जा सकता है। तो किसी भी प्रतिष्ठान में को अगर किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? नौकरशाही कहते हैं। किसी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय चलाता है या उसके अधिकारी चलाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? नौकरशाही कहते हैं। अब नौकरशाही की विशेषताएं दी गई हैं और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि इसी में से एक मतलब 2-4 इसमें से दिया रहेगा और दूसरा कुछ दिया रहेगा, तो इसमें से ABC होगा और D नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसके कौन कौन से लक्षण हैं? तो इसमें अस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। पहली विशेषता क्या है? अस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। निश्चित कार्य पद्धतियाँ होती हैं। निश्चित कार्य पद्धति होता है कि आपको यही काम करना है, यही काम करना है और ये नहीं करना है। निश्चित कार्य क्षेत्र भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं तो नौकरशाही में, और कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था भी होता है। पद सोपान पद्धति होता है, यानी कि उच्च पद पे कौन है, उसके बाद में कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे, ऐसे पद सोपान बने रहते हैं। पद के लिए अर्हताएं और योग्यताएं भी होती हैं। किस पद के लिए कितनी अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, ये भी जरूरी होता है। पृथक वर्ग अहम भाव लाल फीताशाही होता है। कठोर एवं व्यवस्थित अनुशासन होता है इसमें, और क्या होता है? तथा नियंत्रण होता है। वेतन एवं पेंशन का अधिकार होता है। वेतन एवं पेंशन का अधिकार होता है नौकरशाही में। यह अवैयक्तिक संबंध है, यह व्यक्तिक संबंध नहीं होता है, अवैयक्तिक होता है, और इसे अधिकारी रिकॉर्ड भी इसमें पाया जाता है। ये सब इसी की, और इसमें विशेषज्ञता भी पाया जाता है, मतलब कौन किसके योग्य है, विशेषज्ञता भी इसमें पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।